जो जैन जी जिसको हम बोलते हैं, वो एकदम से इस प्रतिवाद में है। और उस प्रतिवाद का कारण है कि जाति का जो समीकरण था, गोलबंदी थी, जिसके कारण बिहार में या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी या मायावती जी या लालू जी आते थे, उस गोलबंदी को भाजपा तोड़ने में सफल हुई है। आने वाले कल में वही राजनीतिक दल सफल होगा जो 5 वर्ष तक जनता के साथ जुड़ा रहेगा और भारत की भावनाओं को समझेगा। यहाँ तो विपक्ष के प्रति आक्रोश नहीं, यहाँ आस्था से जुड़ गया है। देखो, भारत का जो मानस बदला है वो आस्था के कारण है। तो युवाओं का आइकान बदल गया है। पहले युवाओं का आइकान सलमान खान होता था, अब धीरेन्द्र शास्त्री आइकान। इसको भी तो सोचना पड़ेगा, आप उसको सोच ही नहीं रहे। 100 परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित रह सकता है, लेकिन आप कल्पना कर सकते हो 50 मुस्लिम परिवारों के बीच में एक हिंदू परिवार सुरक्षित रह सकता है? बिहार विधानसभा चुनाव के जो परिणाम अभी तक आए हैं उसमें क्लियर हो गया है कि वहां पर बीजेपी नीतीश का जो गठबंधन है उसकी सरकार बनने जा रही है और फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बिहार में तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव का जो प्लान था वो क्यों फेल हुआ, राहुल गांधी का प्लान क्यों फेल हुआ, इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र अग्निहोत्री जी हैं। सर, कैसे जो बिहार का रिजल्ट था वो ये एग्जिट पोल में तो दिखा रहा था, लेकिन जो रिजल्ट आया एग्जिट पोल से भी बढ़ के आया है, तो क्यों फेल हुई अखिलेश यादव और तेजस्वी की वहाँ पे जो उनका प्लान था वो जोड़ी क्यों फेल हो गई बिहार में? नहीं, पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा था कि हमारे देश का मानस बदल रहा है जी। और जिसका परिणाम ये है कि जो जातियों की गोलबंदी होती थी वो टूट रही है और जातियों की जगह पर एक कहा जाए समुदाय या धर्म की गोलबंदी हो रही है। और इस गोलबंदी के पीछे अगर देखा जाए तो अगर अब वास्तव में क्या होता है, राजनीतिक दल अपने उस गहराई से नहीं देखते हैं, लेकिन मैं उस दृष्टि से देख रहा हूँ कि इस गोलबंदी के पीछे अगर कहा जाए तो जो जमात है, जमात ने गांव-गांव जाकर मुस्लिमों को जिस तरह से कट्टरवाद बनाया है, उसका परिणाम हुआ कि गांव-गांव तक हिंदुओं को भी कट्टर बन गए हैं। क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब पहले हम देखते थे 70 और 60 के दशक में, मैं जब अपने गांव में रहता था तो वहाँ कोई भी मुस्लिम बड़ी दाढ़ी नहीं रखता था। जो हज करने जाता था वो दाढ़ी रखता था, बाकी कोई दाढ़ी नहीं रखता था। कोई भी महिला वहाँ पर साड़ी पहनती थी, कोई बुर्का नहीं पहनती थी। लेकिन जमात ने जिस तरह से गाँव-गाँव में रेडिकल मुस्लिम पैदा किए हैं, उसका परिणाम हुआ कि हिंदुओं को भी लगा कि अरे क्या हो रहा है, एकदम से मुस्लिम गुटबंदी हावी हो रही है। उसका परिणाम हुआ कि जो नई पीढ़ी आई है, जो जैन जी जिसको हम बोलते हैं, वो एकदम से इस प्रतिवाद में है। और उस प्रतिवाद का कारण है कि जाति का जो समीकरण था, गोलबंदी थी, जिसके कारण बिहार में या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी या मायावती जी या लालू जी आते थे, उस गोलबंदी को भाजपा तोड़ने में सफल हुई है। उसी का परिणाम है। आने वाले समय में और इससे भी अच्छे रिजल्ट इनको मिल सकते हैं, क्योंकि एक गोलबंदी जातियों की टूट रही है और धर्म के रूप में जो आस्था है वो प्रभावी हो रही है। इससे अगर प्रतिपक्ष को जब तक नहीं समझेगा तो इसी तरह के रिजल्ट आते रहेंगे। तो ये मोए का समीकरण बिल्कुल सब फेल हो गया वहाँ पे, जो कहा जा रहा था कि मुस्लिम और पीडीए और तमाम सारी बातें की जा रही थी। नहीं, हमने जो पहली बार बात कर रहे हैं कि जाति समीकरण टूट रहा है। भाई एम बाई कभी हो ही नहीं सकता। अब वो उस दौर में होता था, लेकिन जब आपने देखला हम अपनी अस्मिता के ऊपर हैं। इस देश को अगर गुलाम हुआ है, देश में जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा गया है, जिस तरह से भारत में जिस तरह की परंपराएं रही हैं उनके खिलाफ कार्य हुआ है, वो सब धीरे धीरे एक नासूर बन जाता है और जब विस्फोट करता है तो सारी की सारी चीज़ें धराशायी हो जाती हैं। उसी का परिणाम है कि जातियों का जो मिथ था वो टूट रहा है। कई ऐसी सीटें हैं बिहार में जहाँ पर लोग कहते थे कि 60% या 40%, 50% आबादी थी जो इनके पक्ष में थी, लालू के लड़के के पक्ष में थी, लेकिन वहाँ तेजस्वी के पक्ष में थी, लेकिन वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार की पार्टी जीत रही है। तो ये क्या हुआ, इसके पीछे यही देखना पड़ेगा और इसको राजनीतिक दलों को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आप जिस समीकरण की बात कर रहे थे, एक समीकरण एक बात है, दूसरा नंबर सतत राजनीति। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से भारत की राजनीति में बदलाव लाया उसको भी देखना पड़ेगा। वो टाइम बिंग राजनीति नहीं करती है कि चुनाव आया तो एक साल कूदेंगे, लोगों से मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी सतत 5 वर्ष तक संघर्ष करती है, लोगों से मिलती है, लोगों की सुख समस्याओं में भागीदारी करती है। उसका परिणाम ये होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी या उनके गठबंधन को वोट देते हैं। तो देश की दशा दिशा और देश की राजनीति बदल रही है। आने वाले कल में वही राजनीतिक दल सफल होगा जो 5 वर्ष तक जनता के साथ जुड़ा रहेगा और भारत की भावनाओं को समझेगा।
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत के युवाओं की जो भावना है, भारत के युवाओं की जो 80 करोड़ जो भारतीय हैं, जिनकी आस्था जिस धर्म के प्रति, अगर उसकी उपेक्षा करेंगे या उसके प्रति कुछ ऐसे भाव रखेंगे जिससे उनको ठेस पहुंचेगी, तो निश्चित ही उस दल को नुकसान होने वाला है। विकास, रोजगार, ये सब मायने नहीं रखता है। नहीं, विकास तब जब हम जीवित नहीं रहेंगे तो विकास का क्या करेंगे? पहले तो हमें जिंदा रहना है। विस्फोट, इतने बड़े बड़े विस्फोट रहे, जिस तरह से जाति धर्म के आधार पर पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला, अगर हम ही नहीं रहेंगे तो हम रुपया लेके क्या करेंगे? ये मानसिकता युवाओं की हुई है। हम बहुत सारे युवाओं से मिलते हैं, हम चूँकि साहित्य पत्रकारिता दोनों में जुड़े रहते हैं, देश की विश्वविद्यालयों में बातचीत करने जाते हैं, वहाँ पर सेमिनार में शामिल होते हैं, तो हम देख रहे हैं मानस बदल रहा है। युवाओं का जो मानस बदला है उसका ही परिणाम है परिवर्तन। क्योंकि लगता है कि आ रहे हैं, क्योंकि आप हवा बनाने से वोट थोड़ी मिलते हैं। आप देख रहे थे भीड़ बहुत आ रही थी, लेकिन भीड़ से निकलने वाले लोगों से जब हम अखिलेश यादव की रैलियां हो रही थी, हम भी संयोग से 1-2 रैली में गए, तो वहाँ से जो भीड़ वापस आ रही थी, तो उससे जब हम अकेले में चाय की गुमटी पर पूछते थे कि वोट किसको देंगे, तो वो कहते नहीं, वोट तो हम मोदी जी को देंगे। तो इसका मतलब लोग देखने जा रहे हैं, लोग सुनने जा रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में जो है वो है, उसी का परिणाम है। भीड़ के मायने वोट नहीं हो सकता है। नहीं, भीड़ कभी वोट नहीं, अब तब्दील हो सकती है। आप अगर देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बड़ी भीड़ होती है, लेकिन वोट नहीं आते हैं, तो भीड़ से आप किसी चीज़ का मूल्यांकन नहीं कर सकते हो। जी जी, नहीं, ये कह रहे हैं कि सर जैसे भीड़ का मूल्यांकन नहीं कर सकते, लेकिन बड़ा प्लान बनाया था अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने बड़ी मेहनत करी, तेजस्वी ने बड़ी मेहनत करी, कहा कि तेजस्वी भाई इनोसेंट है, जब वो मुख्यमंत्री थे तो बड़ा रोजगार उन्होंने बांटा, तो रोजगार के नाम पे हर परिवार को नौकरी दे देंगे, तमाम सारी बातें हुई थी। लेकिन इस इतनी बुरी स्थिति, आपने आकलन किया था इतनी बुरी स्थिति का क्या? नहीं, हम तो उस दिन आपसे इंटरव्यू आपने किया था, तो हम बार बार ये कह रहे थे कि जो आप लोग को दिख रहे हैं, आप मीडिया दिखा रहा है, वो है नहीं। जमीन पे जिस तरह की वो थी, इनके प्रति मतलब आक्रोश था, तेजस्वी के प्रति था या और राजनीतिक दलों के। अक्सर आपने देखा विपक्ष के प्रति आक्रोश, मतलब सत्ता के पक्ष आक्रोश होता है, लेकिन यहाँ तो विपक्ष के प्रति आक्रोश नहीं, यहाँ आस्था से जुड़ गया है। देखो, भारत का जो मानस बदला है वो आस्था के कारण है। जैसे अगर मान लो धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में जा रहे थे, तो बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए क्या जरूरत है, राजद के लिए क्या जरूरत है उनके खिलाफ में बोले? तो आप इसको सोचेंगे कि अगर हम अपना काम कर रहे हैं, हम आपके काम से कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, हम आपके लिए कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, आप हमारा विरोध क्यों करेंगे? तो इस तरह की जो मूर्खतापूर्ण कार्य राजनीतिक दल कर रहे हैं, भाई वो अपने काम कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री वहाँ पहुँच रहे थे, लाखों की करोड़ भीड़ हो रही थी, तो उसका विरोध करने की क्या जरूरत थी? तो युवाओं का आइकान बदल गया है। पहले युवाओं का आइकान सलमान खान होता था, अब धीरेन्द्र शास्त्री आइकान। तो इसको भी तो सोचना पड़ेगा। आप उसको सोच ही नहीं रहे, आप अपनी बात कर रहे हैं। अब आप कहते हैं कि हमारे साथ वो लोग जुड़े हैं, अरे वो तो आपके साथ 20% जुड़े रहेंगे, हमेशा जुड़े रहेंगे, लेकिन 20% उनके पास विकल्प नहीं क्या है, इसलिए जुड़े रहेंगे अभी? नहीं, वो इसलिए भाई रेडिकल और जाति समीकरण के जो मानने वाले लोग हैं वो 20% जुड़े रहेंगे, लेकिन आपको उस वोटर तक जाना है जो ना तो रेडिकल है और लेकिन भारत का है। तो उस वोटर को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे, कैसे सत्ता में आएंगे? कह दिया कि मंदिर की जरूरत नहीं और हॉस्पिटल और कॉलेज की ज्यादा जरूरत है। आप कैसे कहेंगे? अब मस्जिद की जरूरत नहीं है बोल के बता दो। जब मंदिर की जरूरत नहीं है, मस्जिद की जरूरत नहीं है, हटा दो पूरे देश में मस्जिद। ये हटाने की किसी राजनीतिक दल में ताकत है? जब आप मस्जिद के लिए नहीं कह सकते तो मंदिर को क्यों कहते हो? भाई दोनों चीजें हैं, इसीलिए बदला है। मुख्य कारण यही है कि उसको आपको समझना पड़ेगा। होता क्या है कि मस्जिद की जब बात आती है तो आप चुप हो जाते हैं, तब आपके मुंह में दही जम जाता है। मंदिर की बात आ जाती तो, क्योंकि मंदिर के मानने वाले लोग आक्रामक नहीं हैं, तन सिर से जुदा नहीं कर सकते हैं, तो आप उनके लिए कुछ भी बोलते हैं। तो जब उनके ऊपर आप कुछ भी बोलते हैं तो वो अपना आक्रोश, अपना गुस्सा वोटों के माध्यम से व्यक्त करता है। क्या सीएम योगी का भी नारा काम आया कि बटो नहीं तो कटोगे नहीं? नहीं, ये बिल्कुल मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देश भर में जिस तरह से ब्रांडिंग कर रहे हैं, ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं, वो सच को बता रहे हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है। हम तो ये देखते हैं, हम तो अभी उड़ीसा में थे, उड़ीसा में लोग योगी जी को पसंद कर रहे थे, कर्नाटका में लोग योगी जी को पसंद कर रहे हैं। तो आप उसको देखें कि चूंकि हमने देखा है, आप इसको महसूस करें। देखो, कोई राजनीतिक बात हम नहीं करना चाहते, किसी का विरोध नहीं करना चाहते, लेकिन आप ये मान के चलो कि 100 परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित रह सकता है, लेकिन आप कल्पना कर सकते हो 50 मुस्लिम परिवारों के बीच में एक हिंदू परिवार सुरक्षित रह सकता है? इसकी धारा ये को, मैसेज है, मतलब ये मैसेज नहीं, महसूस की बात है, मैसेज की बात नहीं है, इसको अनुभव की बात है। बहुत सारे लोग बताते हैं,
तो आप उस अनुभव को जब तक नहीं बदलेंगे, देखो उसको बदलना पड़ेगा। भारत को अगर आप बदलना है तो भारत में आप ये नहीं कहेंगे, अगर आप मुस्लिम बस्ती से निकलते हैं तो हुटिंग की जाती है। क्यों की जाती है हुटिंग? भाई आप किसी को निकलने वाले को, या ये एक अगर आप किसी भी एक मुस्लिम लड़के से आपका झगड़ा हो जाए, आपका भी होके बता दो, तो आप देख लेंगे जिस तरह से घेराबंदी की जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सामाजिक समीकरण हैं, उनको धीरे धीरे जब बहुत स्ट्रीम तक चले जाते हैं उसका परिणाम होता है। कभी कभी राहुल गांधी लेट हुए नहीं, राहुल गांधी का तो मैंने उसी दिन कहा था कि वो जब कह रहे हैं कि वोट चोरी का बात कर रहे हैं, बीच चुनाव के बीच में जब आप वोट चोरी की बात करते हैं तो उससे एकदम से सीधा संदेश चला गया कि निश्चित ही इनकी पार्टी चुनाव हार रही है। मैंने उसी दिन कहा था इंटरव्यू में कि राहुल गांधी ने जो कह दिया है परिणाम वही आने वाले हैं कि चुनाव हार रहे हैं लोग। तो इसलिए देखो, भारत की राजनीति में अब जिस राजनीतिक दल को अपना वर्चस्व बनाना है उसको 3 बातें याद रखना पड़ेंगी। एक तो भारत के युवा मानस की आस्था बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करता है, लेकिन वो हनुमान जी को सबसे पहले मंगल में नारियल फोड़ के जाता है। तो जब उसकी आस्था है उसको कैसे आप इनकार कर सकते हो? दूसरी नंबर, जो रेडिकलाइजेशन हुआ है भारत में, जिस तरह से देवबंद ने गांव-गांव में जमात के माध्यम से जिस तरह से मुस्लिमीकरण, और जब भारत की परिस्थिति वैसी नहीं है, भारत में कहाँ जब बुर्के की ज़रूरत है, भारत में रेत तो उड़ती नहीं है, लेकिन यहाँ क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि एक पहचान, एक डर, खौफ बनाने के लिए दूसरे समाज के लिए। तो उस खौफ का ही परिणाम है कि भारत की सारी जातियाँ एकत्र हो गई हैं और उसके खिलाफ वो लामबंद हुई हैं, और वहाँ उन्होंने अपने आप को जाति से तोड़ दिया है, जातियों को छोड़ दिया है। अब ये बात नहीं होती, पहले हिंदू की बात होती, पहले होती थी यादव की बात होती, ब्राह्मण की बात होती, लोधी की बात होती, कुर्मी की बात होती। लेकिन अब इस बार मैं जब बिहार में गया था तो वहाँ लोग कहते थे साहब हम तो हिंदू हैं। हम पूछते थे किस समाज से हो? वो कहते भैया समाज से मतलब नहीं है, हम तो हिंदू हैं। तो अगर कोई हिंदू कह रहा है, इसका मतलब इसका संकेत आपको मिल रहा है राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति में, नीति में पुनर्विचार करना पड़ेगा। तो इस पैटर्न पे विपक्ष भी सत्ता में नहीं आ पाएगा कभी, अगर इसी पैटर्न चलेगा तो? मुझे तो नहीं लगता कि 10-15 साल तक कोई परिवर्तन की गुंजाइश दिख रही है। अगर विपक्ष परिवर्तन नहीं करता अपनी विपक्ष ने अगर अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन नहीं किया, तीनों काम उनको करना पड़ेंगे। युवाओं की जो मानस है उसको समझना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। दूसरे नंबर, उनके लिए जो काम करते हैं कि आप राजनीति आपके लिए 1 साल की नहीं, पूरे 5 साल लगातार सेवा करना पड़ेगा और आपको उनसे जुड़ना पड़ेगा। तीसरी बात एक और है जो सारे राजनीतिक दल प्रतिपक्ष के भूल गए हैं, जो गांधीवाद था या समाजवाद था उसको तिरोहित कर दिया है। उसके कारण परिवारवाद या व्यक्तिवाद आ गया है। और जहाँ तक है भारतीय जनता पार्टी में आज भी उनकी जो विचारधारा है वो विचारधारा उनकी कायम है, उस विचारधारा के लोग समर्पित हैं। तो जब यहाँ स्वार्थवाद वाले लोग होंगे, वहाँ समर्पण वाले लोग होंगे, तो आप कैसे जीतोगे? समर्पण स्वार्थ पर भारी पड़ेगा, इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा। कहा जा रहा था कि जब बिहार की स्थिति जो होगी उससे फिर केंद्र, देश और उत्तर प्रदेश सब पे असर होगा, तो क्या पीडीए का क्या स्थिति होगी फिर 27 में इस हिसाब से? नहीं, हम तो उसी दिन कह रहे थे कि जब अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो चुनावी रण में जीतना कठिन है। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। जिस तरह 3 युवा थे सर, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी। ये कहा जा रहा था कि युवाओं का चेहरा है, युवाओं के आइकॉन है, बड़ा कुछ बदल जाएगा। युवा इस बात को मानते हैं, युवाओं को पता है कि जनेऊ शर्ट के ऊपर नहीं पहना जाता है। यज्ञो पवित्र का धारण करने का एक नियम है, आप ऊपर पहन के जाते हो यज्ञो पवित्र राहुल गांधी। तो आपको संस्कार ही नहीं आपको पता है। संस्कार के भी तो एक नियम होते हैं। स्कूल में अगर आप पढ़ने जाएंगे तो एक ड्रेस कोड होता है, ऐसे ही पूजा करने जाओगे तो उसका एक अपना ड्रेस कोड होता है। मस्जिद में जाते हैं तो उनका भी एक ड्रेस कोड होता है। मैं गुरुद्वारे में जाते तो वहाँ भी आपको सिर पर वो कपड़ा रखना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में क्या होगा 27 में? नहीं, उत्तर प्रदेश में भी देखो, जिस तरह हम उस दिन भी कह रहे थे कि बिहार का जो भी परिणाम होंगे उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। तो आज जो रिजल्ट आया उससे आप मान के चलिए उत्तर प्रदेश में भी प्रभाव पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में सीटें कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन जो रिजल्ट हैं वो बिहार के आसपास ही होने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से युवा जो सोचता है उत्तर प्रदेश का, उसी तरह बिहार का युवा सोचता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं और बिहार के युवाओं में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, और उत्तर प्रदेश के मुद्दे और बिहार के मुद्दे लगभग एक ही है। इसीलिए अगर अभी भी राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा कि अपने वैचारिक जो आपका द्वंद्व है उसमें आपको वो मुद्दे शामिल करना पड़ेंगे। SIR, बेमानी, और ये कहा जा रहा है कि SIR, बेमानी, 10,000 रुपया, तमाम सारी बातें कही जा रही। जो आप कह रहे हैं उसकी हट करके लोग, पॉलिटिकल लोग ये बात कर रहे हैं। देखो, राजनीतिक अपनी बात कहेंगे। देखो, आप इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि वोट, देखो ऐसा होता है
कोई वोटिंग जब होती है, वैसे आरोप लगाना तो बड़ा सरल होता है, वोटिंग करने में जो अधिकारी कर्मचारी लगे हुए थे, जहाँ वोटिंग हो रही थी, वहाँ कौन लोग थे? वो हमारी समाज के लोग थे, हमारे भाई बहन थे। उनका कोई वर्गीकरण नहीं था कि वो कौन समाज का है, कौन जाति का है, कौन धर्म का है। वो सारे लोग थे और अगर वहाँ गलत हो रहा था तो उनको तुरंत बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोले? भाई चुनाव होने के 3 दिन तक भी किसी आदमी ने नहीं कहा कि साहब वहाँ फर्जी वोट डाले गए। भाई किसी अधिकारी ने नहीं कहा, किसी कार्यकर्ता ने नहीं कहा। तो जब नहीं कहा तो इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा कि वोट सही हुए हैं। और इस बात से देखो यही तो दिक्कत है, हमारे राजनीतिक दलों की अपनी कमियों को दूसरों के मत्थे मढ़ देना। भाई आपकी कमी थी जिसके कारण ये परिणाम आया है। अगर आप वहाँ पर लामबंदी जाति के आधार पर ना करते, आप उसको विकास के आधार पर करते, जाति के आधार पर करते हैं तो जातियों में किसी जाति को ज़्यादा लाभ मिलता है, किसी को कम मिलता है। तो जिस जाति को ज़्यादा लाभ मिलता है वो आपके साथ खड़ी हो जाती, बाकी जातियाँ आपके विरोध में खड़ी हो जाती। तो जब जाति लामबंदी करते थे तो उसका दुष्परिणाम भी आपको आप ही को मिलेगा। इसलिए जाति लामबंदी से अपेक्षा मानस, युवा मानस जो है उसको। हाँ, लेकिन सर तेजस्वी रोजगार की बात कर रहे थे ना, रोजगार की बात कर रहे थे, नौकरी देने की बात कर रहे थे, तमाम सारी बातें थी, विकास को लेकर के ही बात थी, लेकिन नहीं सीरियस लिया ना बिहार ने। भाई ऐसा है कि लोगों को आपके ऊपर विश्वसनीयता भी तो समाप्त हुई है। बात समझ से अब आप उसको बहुत अंदर तक अगर आप जाएंगे तो बिहार में जो न्यायालयों ने जो फैसले दिए हैं, अगर उसकी रोशनी में डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सच क्या था, झूठ क्या। अब उस पर हम पर्दा ही रहने दें, लेकिन कोर्ट ने जो कहा है उसको भी तो उस रोशनी में आपको देखना पड़ेगा। कोर्ट ने जो न्याय किया है वो भी तो आपको समझना पड़ेगा। नीतीश पे भी भरोसा है बिहार की जनता को? नहीं, बिल्कुल है नीतीश में, और नीतीश से ज़्यादा मोदी जी में, क्योंकि जो परिणाम भी आ रहे हैं तो ज़्यादा सीटें जीत रही है भारतीय जनता पार्टी और कम सीटें नीतीश में। लेकिन नीतीश का नेतृत्व, नीतीश ने जिस तरह से कदम ताल किया है मोदी जी के नेतृत्व में, साथ में, और पिछले 2 वर्षों में बिहार को विकास के रास्ते पर जो प्रयास हुए हैं उसने भी इस परिणाम को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 2 वर्षों में बिहार को बदलने के लिए लगातार प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े पैकेज दिए, वहाँ पर बड़े बड़े काम शुरू कराए। उसका भी परिणाम है कि यहाँ पर बिहार में विजय मिली है। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये हैं सुरेंद्र अग्निहोत्री जी। इनका साफ तौर से कहना है कि बिहार का जो रिजल्ट है वो विपक्ष को झटका इसलिए है क्योंकि विपक्ष को बदलना पड़ेगा। समाज में युवाओं की जो सोच है उसके साथ काम करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में भी विपक्ष को इसी तरीके के झटके लगते रहेंगे। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।